लेकिन सब सारे स्टॉक ऑलरेडी जो हाई हैं, जो ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं या ओवर प्राइस्ड हो गए, वो फिर से आगे बढ़ेंगे। वही बढ़ेंगे सबसे ज़्यादा। जो ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड हैं। जो भागे हैं वही भागेंगे, लेकिन उसमें भी ये देख ले, मतलब आदमी अपनी सेफ्टी के लिए ये देख ले कि जिन्होंने थोड़ा उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है ना, मतलब कि जैसे कि KPIT है, तो KPIT ने थोड़ा आराम कर लिया है आई थिंक अभी। अच्छा। तो KPIT ही भागेगा क्योंकि इसी की अर्निंग्स आ रही हैं। डेली चार्ट में देखिए थोड़ा वीकली में भी देखिए, थोड़ा थोड़ा इसने आराम कर लिया है। तो अगर जैसे अब जैसे कि KPIT हो गया, और दूसरा स्टॉक कोई बोले कि KPIT के अलावा क्या हो सकता है, LTTS हो गया। तो LTTS भी ब्रेकआउट दे रहा है अब यहाँ से, है ना। तो वेलकम गाइस। आपका 20 DMA पे आ गया है ना। हाँ मतलब कि पॉइंट यही है डेली कि चार्ट में 20। हाँ KPIT डबल हो जाएगा यहाँ से, मतलब बात यही है। जैसे ये बिल्कुल ठीक प्लेस्ड है, अगर इसको और लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो ये काफ़ी ऊपर से गिरा है LTTS। वीकली अगर कर लें थोड़ा सा तो काफ़ी ऊपर से गिरा है ये। वीकली में देख रहे हैं। वीकली में देख रहा हूँ, ये परसेंटेज में क्यों दिखा रहा है आज 294%, ये परसेंटेज में दिखा रहा है। मेरे में भी कुछ कुछ हमेशा होता ही रहता है। फिबोनाची आपने लगा रखा है क्या वो सब? ना ना ना, वो तो नहीं लगाया, कुछ नया काम हुआ है इसमें, तो प्राइस दिखा रहा है तो ठीक है। बट KPI जैसे इन्हीं दोनों की तुलना करें तो LTTS की तुलना में LTTS अपने अपने ऑल टाइम हाई से अभी काफ़ी नीचे है। लेकिन अगर KPIT देखेंगे आप, 50 और 100 DMA क्रॉसओवर हो रहा है। हाँ, और KPIT को देखेंगे तो ये उसकी तुलना में ज़्यादा भागा हुआ है। तो अगर कोई बंदा डिफेंसिव है तो वो KPIT ना छोड़ के LTTS ले ले। कोई बंदा थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है तो वो KPIT ले ले, लेकिन ऐसा स्टॉक नहीं ले जो चला जो जो OFS ना ले, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। स्टॉक अच्छा है OFS, लेकिन वो जिस तरीके से चल रहा है ये बुल रन वाला स्टॉक नहीं लग रहा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक ये मैंने डाला, अर्निंग आ रही है उसमें। अब आ अर्निंग गया बढ़ सही। रही है। हाँ अर्निंग बढ़ रही है OFS में। हाँ, अर्निंग बढ़ रही है, लेकिन ऑब्वियसली इन लोग की तरह नहीं बढ़ रही। अच्छा अच्छा। तो निफ्टी जैसे है, निफ्टी को जैसे हम लोग देखें तो अब निफ्टी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि निफ्टी सब लोग को लग रहा है इतना भाग गया, लेकिन अभी ये 22,000 भी हो जाएगा तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब क्योंकि मतलब अगर इसको लॉन्ग टर्म पे देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं चला है। यहाँ तो ये आई गया था, मतलब 2022 में ही। 2022 का भाव अगर हम लोग देखें 2021 के अक्टूबर का, तो 18,500 तो तभी था। तो 18,500 पी से तो कितना बहुत हो बढ़ा है जाएगा नहीं, ये? पी 20,000 के भी पी बहुत ज्यादा थोड़ी बढ़ा है। कुछ नहीं। तो मतलब जिस तरह का ब्रेकआउट है और जिस तरह का स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो आदमी वही स्टॉक ले जो पार्टिसिपेट कर रहा है, और उस सेक्टर में चुन ले जो थोड़ा कम भागे हों। बाकी HDFC बैंक वगैरह की देख लीजिए क्या स्थिति है, ये बिल्कुल ही नहीं भागे अभी। 2000 फरवरी 2021 के भाव पे उपलब्ध है, में बहुत स्पेस है। और रिकवरी हो गई, मतलब हम लोग उस समय यही कह रहे थे कि अभी रुक जाते हैं क्योंकि ये स्टॉक इतनी तरह से गिरा हुआ है। उसके बाद से रिकवरी के भी 1 2 3 4 5 6 वीक हो गए, लेट हो गए हम लोग। तो 6 वीक से रिकवर हो रहा है ये। इसकी बात कर रहे हैं आप, HDFC की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, HDFC 6 हफ्ते से चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं किया ये। तो अब ये तो बिल्कुल सही जगह पे है लेने के लिए, रॉकेट है एकदम, और कोई दिक्कत भी नहीं है HDFC बैंक में। 26 अक्टूबर से चल रहा लगातार। हाँ, 6 हफ्ते हो गए। और 1470 से 1316 इतने पे आ गया यार। कोटा का भी नहीं भागा है।
कोटक एकदम 200 को अभी क्रॉस किया है। कोटक मतलब एचडीएफसी से बेटर कोटक है लेने के लिए। तो एक आदमी जो लेना चाहता है इस मार्केट में भी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि पैसे डालूं तो कहाँ डालूं, तो 1800 रुपये का स्टॉक है, उठा के कोटक में ही डाल दे 1 महीने की सैलरी। और ये सब स्टॉक सेफ हैं, मतलब अच्छे अच्छी कंपनियां हैं, ये हमेशा रहेंगी। ये तो डिविडेंड से पे आउट से अपना कंपनसेशन कर देते हैं ना, अगर स्टॉक थोड़ा भी नहीं बढ़ा अगर, हाँ तो डिविडेंड देते रहते हैं ये लोग कंपनसेशन में। बिल्कुल, तो ये मतलब कर सकता है आदमी इसको। कोटक में डिविडेंड यील्ड कितनी है? अरे बहुत कम, इसमें तो 0.08 है कोटक में तो। अच्छा यील्ड है ही नहीं इनका। ओके तो मतलब वो ये अपने प्राइस से ही कंपेंसेट करेगा, डिविडेंड से कंपेंसेट नहीं करेगा। 3 साल से नहीं चला है, जबकि ईपीएस वगैरह सब बढ़ा ही है उसका। कोटक को अगर देखें तो स्टॉक ने 3 साल से कुछ नहीं किया है, ये है। जबकि प्रॉफिट इनका काफी, मतलब 2019 में इनका 7,000 करोड़ प्रॉफिट था, अभी 14,000 हो गया है, 15,000 करोड़। हाँ ये है लेकिन नेट ना ये प्रॉफिट। डिविडेंड देते हैं ना, बस डिविडेंड देख लेता हूँ पुराना, ऐसा तो नहीं कि पहले दे रहा तो इस बार नहीं दिया हो बस। जस्ट डबल हो गया है प्रॉफिट। ईपीएस भी डबल हो गया है, 37 से 75। 3 साल में स्टॉक कहीं नहीं गया। अच्छा, इनका पे आउट हिस्ट्री ही कमजोर रहा है। पे आउट ये हमें 2012 से मैं देख रहा हूँ, 2% से ज्यादा पे आउट इन्होंने किया ही नहीं कभी। एक्चुअली बैंक बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते हैं, क्योंकि बैंक के पास उसका रॉ मटेरियल पैसा ही होता है। हाँ हाँ हाँ। तो एनबीएफसी और बैंक बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते हैं। और निफ्टी, हम लोगों ने निफ्टी को देख लिया था, निफ्टी का चार्ट देख लिया था। निफ्टी बैंक का चार्ट ज़्यादा प्रॉमिसिंग है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि ये काफ़ी फंसा रहता है। और वीकली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट ज़्यादा ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और निफ्टी में भी, निफ्टी प्राइवेट देख रहा था मैं आज, ये है ना, तो ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, क्योंकि सरकारी बैंक तो चल चुके हैं। तो ये निफ्टी पीएसयू का एक्चुअली मैं देख रहा था कि अभी 60 पे मिल रहा है शायद ये हाँ निफ्टी पीएसयू बैंक, और इसका जो कुछ मतलब एनालिस्ट लोग का मैं देख रहा था, हम्म वो एनालिस्ट लोग इसका 80 के लिए वो स्विंग के लिए वो कह रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं मतलब। निफ्टी पीएसयू बैंक में ये लोग पिछले 2 साल से पैसा डाल के बैठे हैं। मतलब एक जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के प्रशांत जैन है, मुझे 2 साल पहले याद है, ये लोग 2 साल पहले से पीएसयू और ये पीएसयू बैंक खरीद रहे थे। तो अब ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे 5-6 महीने में यहाँ से। ऐसा मेरा मानना है कि निफ्टी पीएसयू बैंक वगैरह का से ज़्यादा निफ्टी, मतलब प्राइवेट बैंक में मुझे लगता है कि ज़्यादा रहेगा, बाकी तो नोबडी नोज। सर ये आप लोग जैसे एचडीएफसी कंसिडर करते हैं तो आईसीआईसीआई क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका तो जैसे छोटे मोटे अगर वो देखें पैरामीटर्स तो ज्यादा दिखते हैं सही। हाँ वो स्टॉक ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर बात की जाए स्टॉक की परफॉर्मेंस की, तो आईसीआईसीआई बिल्कुल 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 सही बात है, आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल सही है। नहीं एक्चुअली अभी आईसीआईसीआई अभी अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ समय की जो हिस्ट्री रही बहुत अच्छी नहीं रही है ना, ये कुछ बदमाशी भी कर देते हैं बीच में। इसकी जैसे सीईओ थी, कौन जेल में चले गई, कौन था कोचर थी, क्या थी। हाँ लेकिन अभी कोई जन्नत गुजरना तो अभी कोई दिक्कत है नहीं, मतलब बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा कैंडिडेट है। हम लोग अपनी बातचीत में इसको छोड़ देते हैं। वो रीजन उसका वही था ना कि उसकी रेपुटेशन थोड़ा बीच में बिगड़ गई थी। अब तो सब बातें पुरानी हो गई। हाँ अब तो खैर अगर इसको देखें तो NPV हाँ 2019 से 5600 से इसने तो 7 गुना किया है। हाँ वो होता है ना, जब ये ज्यादा सप्रेस हो जाते हैं ना, वो बदनाम हुए तो सप्रेस हो गए, तो वहां वो फिर वो बॉटम से उठते हैं तो थोड़ा वो मतलब उसमें ज्यादा हो जाते हैं ना, बॉटम से अगर हाई पे जाएंगे तो कई गुना हो जाते हैं। नहीं अच्छा है ये बिल्कुल आईसीआईसीआई बॉटम भी बैंक मारा में। होगा ना वो, आईसीआईसीआई का चार्ट देखना पड़ेगा, बॉटम भी तो मारा होगा। हाँ नहीं वो सब बातें भी अब पुरानी हो गई। आईसीआईसीआई बैंक ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हर लिहाज से। ये वीकली चार्ट हो गया, तो ये उससे अच्छा परफॉर्म किया भी है 3 साल में। 3 साल में ये यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं था, तो ये ज़्यादा परफॉर्म किया है, इसीलिए लोग शायद इसको कम लेते होंगे, क्योंकि ये लगातार परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा महंगा हो गया है। बट ठीक है, तीनों नीचे ये सब
पे देखे तो इसका कम है काफी, 0.51 ही है पीजी। हाँ मतलब ग्रोथ अच्छी कर रहा है। अच्छी ग्रोथ कर रहा है। एनपीए वगैरह कैसा है इसका? उस एनपीए का कोई चार्ट मिल जाता है क्या कि मतलब ईयर वाइज एनपीए मिल जाए इनका? एनपीए का ट्रेंड, हम्म एनपीए का ट्रेंड उसमें शायद मिल जाएगा, टिकर फिनोलॉजी में। हम्म टिकर फिनोलॉजी में शायद मिल जाए। ट्रेंड इसमें दिखा देता है अक्सर। ICICI इसमें P18 दिखा रहा है, उसमें 17 दिखा रहा था। और ये है एनपीए। दो 2019 का है ये। हाँ देखो एनपीए कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? स्क्रीन पे आ रहा है आपके? अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर, अच्छा अभी तक मेरी स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही थी। नहीं हो रही है शेयर। ओहो हो, तो मैं चार्ट चला रहा। अच्छा हाँ, इसीलिए प्रैक्टिस छूट जाती ना आदमी की। आदमी सर ये एक चीज और है, जैसे कि फाइनेंस मार्जिन इसका है तो वो सर जैसे कि इसका आईसीआईसीआई का नेगेटिव है और एचडीएफसी का पॉजिटिव है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नेट फाइनेंस, फाइनेंस में मार्जिन जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टाइप की चीज़ होती है। तो जिसका मार्जिन अधिक है वो प्राइमा फेसी अच्छी बात है। जैसे एचडीएफसी का पॉजिटिव है और एचडीएफसी के अलावा किसी का पॉजिटिव है ही नहीं, सबका नेगेटिव है, सिर्फ एचडीएफसी पॉजिटिव है उसमें। इसका मतलब है कि ज़्यादा लीवरेज कर देते होंगे। अभी ये अब स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ हाँ दिख रही है। ये नेट एनपीए वाला ही टैब है। ये अब दिख रहा है। हाँ भैया दिख रहा है। नेट एनपीए है आईसीआईसीआई बैंक का ये, तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। उसका भी देख लें, कोटक का। सारे ही अच्छे बैंक है, क्वालिटी का कोई इशू है नहीं इनमें। ये है अभी जैसा ये ग्राउंड रिपोर्ट जो मिल रही है, हाँ जैसे इन लोगों से मैं बात करता हूँ जो बैंक में जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे सेल्समैन टाइप के लोग जो होते हैं ना, ये जो इंश्योरेंस वगैरह बेचते हैं, दिस दैट सेल्स एजेंट, इस टाइप के लोग, ये लोग आईसीआईसीआई को लेके बहुत बुलिश है अभी। मतलब ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जैसे कुछ लोग एजेंट्स को मैं जानता हूँ जो कि बैंक्स बदलते रहते हैं, कभी वो एसबीआई का काम करना शुरू कर देते हैं, कभी एचडीएफसी का, कभी आईसीआईसीआई का, कभी कहीं का। तो इस समय उन लोगों की जो ना आईसीआईसीआई की तरफ इसमें बहुत अच्छा काम मिल रहा है, बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, इनोवेशन जरा चल रही है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई की ये कहानी शुरू हुई थी 2-3 साल पहले। यस ये सब लोग आईसीआईसीआई को कह रहे थे कि एचडीएफसी बैंक को ये मतलब क्रॉस कर जाएगा और नंबर 1 बनेगा। फिर उन्होंने मर्जर किया है, रिवर्स मर्जर एचडीएफसी के साथ। तब से लोगों ने ये कहानी करनी थोड़ी कम की है अभी, क्योंकि अभी एचडीएफसी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत तेजी से कम हो जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी इनके पास जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसके पास काफ़ी फंड्स आते हैं। तो मतलब इनको जो है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकी कम होगी अब, और फिर वो पैसा ये अच्छे ब्याज पे फिर लोगों को लोन में देंगे। लेकिन आईसीआईसीआई अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीनों अच्छे हैं, किसी को ये नहीं पता कि कौन ज़्यादा रिटर्न दे देगा। ये आपने जो भी चार्ट शेयर किया है, कहाँ से किया था आपने? टिकर फिनोलॉजी। फिनोलॉजी। रिटर्न देख लेते हैं किसने कितना दिया है। सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई नहीं दिया होगा 5 साल में। 3 साल का देख लेते हैं। तीन साल का रिटर्न है इसका 25% CAGR है आईसीआईसीआई का। कोटक का देख लेते हैं। कोटक और इनका कम होगा क्योंकि अभी रिसेंटली ये उठे नहीं है। अरे हिंदू धर्म न्यूज आ गया किसी का। ये है कोटक का, देखते हैं। कोटक ने दिया है, कोटक ने कम दिया होगा ऑब्वियसली। कोटक ने कोई रिटर्न नहीं दिया 3 साल में, इसीलिए आईसीआईसीआई बढ़िया कोटक रहेगा।
जिसको वैल्यू करना है तो, और जिसको वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, मोमेंटम चेज करना है, तो फिर वो इन लार्ज कैप में क्यों डाले, फिर वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में डाल दे। तो ये है हमारा एच डी एफ सी ने भी कुछ नहीं दिया होगा। हाँ, इसने भी कुछ नहीं दिया। 6% का रिटर्न है। ICICI का अच्छा भाई, 25% का रिटर्न है। अब आप लोग जो बजाज फाइनेंस का भी कोई रिटर्न नहीं होगा, बजाज फाइनेंस का भी कोई रिटर्न नहीं होगा। 15% का रिटर्न बजाज फाइनेंस का है। आवास में हैंगओवर चल रहा है। जो प्रमोटर है उसको निकलना है। कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन प्रमोटर को निकलना है ये। तो बाकी प्रॉफिट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिजनेस सही चल रहा है। ये रेवेन्यू जो है 2019, 20, 21, 22, 23, नेट प्रॉफिट 176, 249, 290। इनका 2020 में भी घटा नहीं है इनका। नहीं, कंपनी बहुत शानदार है, वो अग्रवाल साहब की है, लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी नहीं का है। बट इसमें हैंगओवर जो कल जोमेटो वाला डिस्कस हो रहा था ना, जोमेटो के स्टॉक ब्लॉक डील वाला, तो उसमें बात ये है कि अगर जोमेटो को 3 लोगों को खरीदना था जिन्होंने ब्लॉक डील से खरीदा है, और अगर सॉफ्ट बैंक उसको बेचने से मना कर देता तो ये स्टॉक 140 रुपए का हो जाता, क्योंकि तब उसको एक्सचेंज पे खरीदना पड़ता। लेकिन चूंकि सॉफ्ट बैंक ने अपना ऑफलोड कर दिया तो स्टॉक फिर 120 पे रह गया। तो आवास के साथ भी यही हो रहा है कि सप्लाई ओवर हैंग है, मतलब स्टॉक जब भागना शुरू करता है, अभी थोड़ा ठीक हुआ है। चार्ट पे ठीक लग रहा है भैया, हाँ, चार्ट पे ठीक लग रहा है आवाज फाइनेंस। नहीं अच्छा तो है, लेकिन वो बेचेंगे जैसे ही इसका PB जो है ना, जैसे 3 विन के आसपास पहुंचेगा ना, अभी नहीं बेचेंगे, मतलब ऊपर में बेचेंगे, ऊपर में वो बेचेंगे ताकि उनका भाव आ जाए। मतलब वो भी ब्लॉक डील ढूंढ रहे हैं क्या? ढूंढ ही रहे होंगे। ये देखिए भैया, पी इनका देखिए अभी काफी गिरा हुआ है इनका, लेकिन अच्छा शेयर है, मतलब अगर किसी को ये कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो यही टाइम है। आवास ना, आवास वगैरह, हाँ, मतलब कि बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, और छोटी कंपनी है तो मतलब कि ये देखिए ना आप, मतलब 2000 ये 900। कोरोना में भी नहीं घटा, मैं देख रहा हूँ कोरोना में भी इनका बड़ा ही हुआ है। हाँ, कंपाउंडेड प्रॉफिट में आए और 10 साल में ये 100 गुना बना लिया अपना रेवेन्यू। सेल्स ग्रोथ 21% रेवेन्यू, और ये तब है जब हम लोग हाई इंटरेस्ट सिनेरियो में हैं। जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इनकी बल्ले बल्ले होगी। ये डिविडेंड नहीं दे रहा, जीरो डिविडेंड। डिविडेंड नहीं देंगे ये लोग। NBFC कहाँ देती है डिविडेंड? अच्छा, ये बजाज फाइनेंस वाले नहीं देते? अरे बहुत थोड़ा सा होगा, 16%। बैंक से मैं और भी देखा था, वो कोटक महिंद्रा नहीं दे रहा था, लेकिन HDFC वगैरह और ये सब ये 20, 25% दे रहे हैं पे आउट। अब वो उनका हो भी गया ग्रोथ, मतलब HDFC तो एक 16% आपने कुछ कॉल लग रहा है, किसका कॉल लग रहा है अभी? ये दे रहा है, देखिए 16% दे रहा है। ये बजाज फाइनेंस है। ये पे आउट कर रहा है, बढ़िया कर रहा है पे आउट। बजाज फाइनेंस का वही रीज़न है कि वो उसको प्रमोटर को चाहिए, है ना, तो ये है। इसमें भैया डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छा हुआ है, अभी काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है ये स्टॉक बजाज फाइनेंस। अच्छा, सस्ता हो गया इसलिए? वो बात नहीं है, अब लग रहा है कि जैसे अब ये जो हमारे स्मॉल कैप को और मिड कैप के बाद अब लार्ज कैप का ऐसा लग रहा है कि रैली आएगी अब इस पे भी, क्योंकि ये कब तक कंसोलिडेट करेंगे, ये भी तो चलेंगे ही। बिल्कुल। स्मॉल कैप ठीक ठाक घटने लगा है, कल मैं देखा था वो तो स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है वो 0.8-0.9% गिरे हैं। कल प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, कल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कल का पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा डाउन था, कल हुई है प्रॉफिट तो बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग जम के हुई है। तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो
हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मैंने आज केवल इसीलिए शुरू किया था कि आइस ब्रेकिंग हो जाए, बहुत दिन से नहीं हुआ नहीं था। और कोई कंपनी देखें क्या एक आध? हाँ भैया देखिए। बताओ। मेरी कंपनी तो इतनी छोटी छोटी कि मैं नाम ही नहीं बोल पाता उनका। मुझे लगता है डांट ना खा जाऊं। छोटी कंपनियों में ही पैसे हैं। HDFC और बजाज फाइनेंस का की बात जहाँ चल रही है, वहाँ मैं अपना मेट्रो शूज कैसे ले आऊं, अपना गोल्डियम कैसे ले आऊं मैं। पूरे 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 फुटवेयर में कुछ नहीं हो रहा। नहीं लेकिन ये किया है, मेट्रो ने किया है। देखिए मेट्रो ने, हाँ अच्छा मेट्रो का कोलिजन मेट्रो का देखिए। अच्छा। हाँ मेट्रो तो परफॉर्म किया है। मतलब मेट्रो आप देखिए ना, पिछले 1 महीने से रुका हुआ है, बट मैंने इसको कहा, हमको लगता है कि हम तो रिलैक्सो में ही फंसे हैं, तो रिलैक्सो तो कुछ किया ही नहीं। रिलैक्सो आराम से सोया हुआ है। मतलब मेट्रो ने बॉटम से हाई अगर देखेंगे तो 100% का जंप लिया है। 750 पे भी गया था और 1400 पे भी गया है। नहीं उसने अच्छा किया परफॉर्म। जब से लिस्ट हुआ है, बहुत कम लिस्टिंग्स ऐसी देखने को मिलती है ना, ऐसे लिस्टिंग हुई है उसके ऐसे। बाकी की लिस्टिंग देख लेंगे तो। अरे मैं इनका एक्चुअली ना, मुझे ज्यादा कुछ का पता नहीं था, लेकिन बनारस में गया था एक मॉल में, तो मैं देखा कि मॉल में सारी दुकानें ठंडी पड़ी थी, किसी दुकान में कोई नहीं था। लेकिन वही मेट्रो का शॉप देखा, उसमें पैर रखने की जगह नहीं। तो मुझे लगा कोई सस्ता आइटम होगा, कुछ डिस्काउंट चल रहा होगा, फिर मैं अंदर चला गया उसमें। तो मैं देखा कि वहाँ की चप्पलें मिल रही है 3-3 हजार रुपए की स्लीपर, तब भी ले रहे हैं। तब भी लोग कुछ उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो फिर पता लगा कि कितने अच्छे अच्छे ब्रांड है, मोची वगैरह जो ब्रांड है, क्रॉक्स वगैरह जो आ रहे हैं, सब पीछे के आ रहे हैं। और अभी इन्होंने वर्ल्ड की कोई सबसे बड़ी इसकी जूते की एजेंसी है जो सेल का काम करती है, और दुनिया के 100 से अधिक देशों में उनका काम चलता है। तो उनके साथ इनका कुछ अभी टाई भी हुआ है। उसका क्या आउटकम आएगा पता नहीं, लेकिन ये है कि मतलब ये लगातार छलांग लगाते ही जा रहे हैं। बस पी ज्यादा है, बाकी सब ठीक है। 100 के ऊपर पी है, देखिए जूते में 100 के ऊपर पहुंच गए लोग। हालांकि जूते में 50-60 तो नॉर्मल ही होता है, 60-70 से कम तो होता भी नहीं। सेल्स ग्रोथ भी अच्छी होगी। ग्रोथ भी देखिए ना आप, रेवेन्यू में अगर देखेंगे अगर एनुअली, तो 2021 में लोग घट गया था मान लीजिए कोरोना की वजह से, लेकिन 1200 था 2019 में, और अभी 2100 हो गया है। प्रॉफिट मार्जिन उनका बहुत तगड़ा है ना, बाकी सबसे कंपेयर करेंगे अगर, तो ओपीएम इनका बहुत अच्छा है, मतलब 30-40% है क्या? 30%। 30% है। 30 ना? हाँ रिलैक्सो से कंपेयर करते हैं। बाकी सब 10% 12% पे झूल रहे हैं। हाँ मतलब ये प्रीमियम सेगमेंट में होंगे। हाँ प्रीमियम है, वही बताया, चप्पल भी 3000 की मिल और रही है। ये इकोनॉमी सेगमेंट है। अच्छा, प्रीमियम सेगमेंट का फर्क नहीं पड़ता ना, कितनी भी गरीबी आ जाए लैम्बोर्गिनी बिकती ही है। हाँ बल्कि वो गरीबी वाले पिट जाते हैं। गरीबी वाले पिट जाते हैं। अच्छा है स्टॉक, लेकिन वही ये कि बहुत महंगा लग रहा है अभी, ये एंट्री के लिए तो काफ़ी महंगा लग रहा है। अच्छा तो है वैसे मेट्रो क्रैश हो तो मतलब लिया जाए। अच्छा, इसका भी एक और मैं देख रहा था, ये पराग मिल्क में देख रहा था मैं। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी कंपनियां, इनमें एक्चुअली ऐसा हुआ कि जो इसके प्रमोटर थे, उन्होंने 27 नवंबर को बहुत सारे स्टॉक खरीदे और 28 को बेच दिए उतने ही स्टॉक। एक दिन के लिए खरीदा और बेचा कुछ, और हालांकि इसमें स्क्रीनर में तो आ जाता है ना सब चीजें इनकी, प्रमोटर कोई एक्टिविटी करते हैं, उन लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है। कहीं तो एक दिन के लिए खरीदा बेचा ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? कहीं दिखाना होगा कि उनकी, कहीं दिखाना होगा कुछ, एक ही दिन के लिए। मतलब एंट्री हो गई तो दिखा दिया होगा कि मेरे पास इतने स्टॉक्स थे। पता नहीं, तो कहानी वही बता पाएगा। बुक एंट्री है, मतलब कुछ होगा रीज़न। पराग मिल्क, ये वही पराग वाला दूध है ना? स्टॉक तो बहुत भागा है इसका।
हम्म, हम्म, और ये भागते ही जा रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है। ये 72 रुपए से शुरू हुआ, 250 रुपए पहुंच गया अभी। हम्म। हालांकि ऑल टाइम हाई को भी टच नहीं किया इसने। देवेंद्र प्रकाश शाह खुद ही खरीद रहे हैं ये। हमारे यहाँ भी खूब बिक रहा है ये। पराग मिल्क हमारे इस एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे लोगों की बेस्ट चॉइस यही है। हाँ, इन्होंने खुद ही अपने शेयर खरीदे हैं पिछले 2 सालों में। तो ये यूपी में ना पराग ही बिकता है, जैसे एमपी में सांची बिकता है ना, हम्म, वैसे यूपी में पराग बिकता है। ये बेसिकली कोऑपरेटिव टाइप के होते हैं, जो कोऑपरेटिव नहीं मिल्क होते हैं, जो गवर्नमेंट से, जैसे पहले गवर्नमेंट एरिया हुआ करती थी, गवर्नमेंट ने बेच दिया सांची को, वैसे यूपी में पराग है। लेकिन शायद पराग सरकारी नहीं, पराग तो पराग हाँ का सरकारी कॉपी नहीं। सांची कैसे ली? कोऑपरेटिव अभी कोऑपरेटिव थोड़ी रहे, ये तो कॉर्पोरेट बन चुके हैं ना अब। हम्म, कोऑपरेटिव अब थोड़ी है। पहले था गवर्नमेंट का शायद ये, फिर सांची पहले डेयरी था ना, फिर सांची ने ले लिया उसको। ओके। सांची क्या कोऑपरेटिव? सांची का कोऑपरेटिव ही है ना। हाँ, सांची कोऑपरेटिव है, सांची कोऑपरेटिव है, लिस्टेड भी नहीं है वो। तो आज के लिए बस इतना ही रखें। ठीक है, सर एक और शेयर है सर, उसमें एनसीसी जो है, अच्छा, एनसीसी। एक बार सिस्टम देख लीजिए। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं सोची थी पहले कि 121 डाल दूंगी रिपोर्ट का, तो मैंने उसको ऐड कर दिया, मुझे लग रहा है कि गलत किया क्या ऐड करके। नहीं, एनसीसी तो अभी वही है, वो उसका तो ठीक लग रहा है, चार्ट ही देखा था उस दिन। तो ये तो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट वाली स्टोरी है एनसीसी तो। तो ये तो टाइम लगाएगी ना सर ब्रेकआउट तोड़ने में अपना, लगेगा टाइम तो लगेगा, हाँ। लेकिन लेकिन डे शेयर बढ़ के भी दिख नहीं रहे हैं। लेकिन डेली चार्ट में भी स्टॉक ऊपर ही जा रहा था, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। लेकिन यहाँ बुल रन टाइप माहौल नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा धीरे धीरे ही चलता ही है। इसको इसका अगर वो देखें, फंडामेंटल्स भी देखें। हाँ, मार्जिन कम है बहुत लेकिन लंबी चौड़ी है इनकी, ऑर्डर बुक लंबी चौड़ी है। हम्म, अभी भी 18 का ही पी है, इसका पी 18 ही रहेगा मुझे लगता है। पी एक्सपेंशन ना हो करके वही मिलेगा आपको। स्टॉक है ना ये हाँ, ये साइक्लिकल स्टॉक है। ये समझिए कि 55 रुपए से चलना शुरू हुआ, तो ये 200-250 तक पहुंचेंगे ये। मतलब इसमें पी एक्सपेंशन वाला फंडा नहीं चलेगा, इसमें वही कंपाउंडिंग के 12 से 15% का रिटर्न मिलता रहेगा टाइप्स। ये एक साल में 114% का रिटर्न दे भी चुका है। सर मैंने ना सर इसको लिया था 120 पे हम्म, जून में, और सर अभी ये 170 तक अप्रोक्स हो गया है। तो अच्छा तो है, इसको होल्ड करिए ना, दिक्कत क्या है। मैंने बढ़ा दी एक्चुअली सर, ये ना वापस बढ़ता है, मतलब लगाता रहता है। मतलब ये अगर स्टॉक है आपके पास तो उसको होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। सर होल्ड तो कर रही हूँ, लेकिन ऐड कर दिया मैंने, मुझे लगा कि ब्रेकआउट हो रहा है इसका, फिर समझ में आया कि ऐसे ब्रेकआउट नहीं होता। नहीं नहीं, ब्रेकआउट हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेकआउट हो भी सकता है। यू नेवर नो कि कब ब्रेकआउट हो जाए, तो कभी भी हो सकता है। इन सब कंपनियों में क्या ना, कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कहानी की चल रही कंपनी के अंदर, नया काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर अगर लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी तो अच्छी ही है ये। इनका नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? प्रॉफिट रेशियो मतलब नेट प्रॉफिट टू रेवेन्यू रेशियो, प्रॉफिट टू रेवेन्यू। 650 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट रहा था पिछले साल का, देख रहा हूँ मैं। और 4700 करोड़ का रेवेन्यू रहा, सॉरी रेवेन्यू कितना रहा इनका? 600 650 करोड़ के प्रॉफिट, 15,000 करोड़ का रेवेन्यू। 15,000 का काम कर रहे हैं, तो ये 4% वाला इनका रहा है ना, रेशियो जो आ रहा है 4% आ रहा है। सेक्टर की भी बात है, इसको इसी के सेक्टर से कंपेयर करेंगे ना, ये तो हैवी उसमें चला जाए, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है ना। नहीं, जो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली इनके पास 30,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, अगर अभी मान लीजिए तो 30,000 करोड़ से ये लोग 1200 करोड़ का प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो 50,000 का है भी इनके पास, उसमें देखिए मिलेगा आपको सारे के सारे इनके। 50,000 करोड़ का अगर ऑर्डर बुक है, तो
50,000 करोड़ से कितना कमा लेंगे? 2,000 करोड़ कमा लेंगे। 11,000 करोड़ का मार्केट चल रहा है। अगर 2,000 करोड़ कमा लेंगे, मान लो 3 साल का मान ले एवरेज प्रोजेक्ट का 3 साल का होगा, तो ये कंपनी में क्या होल्ड किया सकती है 2-3 साल के लिए? हाँ वही बात है, आदमी सोच रहा है कि बाकी स्टॉक्स इतने भाग रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात है बस। नहीं, हम ये कह रहे हैं भाई साहब कि अगर 2,000 करोड़ रुपए कमा रही है, अगले 3 साल इसको कोई नया काम नहीं मिलता मान लीजिए, तो भी इसके पास काम की कमी नहीं है। 15,000 करोड़ का काम एक साल में कर रही है अगर, तो इसको 3 साल लगेंगे उतना काम करने में, 50,000 करोड़ का काम करने में। और स्टॉक ने 1 साल में परफॉर्म किया ही है। हाँ, और अगले 3 साल ये इतना पैसा कमाती रहेगी जितना पैसा इसने इस साल कमाया है। और स्टॉक अगर कोई नया ऑर्डर नहीं मिलता है तो और स्टॉक ने परफॉर्म किया तो हो सकता है फिर ऐसे ही परफॉर्म करता रहे। मैं कहते इसको बेचने की जरूरत नहीं है। बाकी आदमी को बाकी स्टॉक्स भी दिखते हैं ना जो भाग रहे हैं। लेकिन भागना उतना तो उस पर डिपेंड करता है ना कंपनी कितना पैसा कमाने वाली है। किसी को जीत दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है। जहाँ दिख जाती है वहाँ लोग कूद पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो अब 2 साल 3 साल बाद का लोग नहीं, जिन्हें सोचा होगा वो डालेंगे, जो नहीं सोचेंगे नहीं डालेंगे, वो वाला कहानी होगी। लेकिन कुल मिला के कंपनी के पास पैसे आएंगे ना अगले 3 साल में, कंपनी की तिजोरी भरेगी। बिल्कुल सही बात है। और तिजोरी भरी रहेगी तो वैल्यूएशन कम रहेगी तो भी शेयर होल्डर को फायदा है। अब हम रिलैक्सो लेके बैठे हैं, हमने नीचे में इसमें और भी इन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि अब ये अजम्पशन है कि जब स्टॉक चलेगा तो सब सारी भरपाई कर देगा। क्योंकि जब ये चलता था, आज तो लोग भूल गए, लेकिन जब ये 2018, 19, 20 में चलता था तो ये वैसे ही चलता था। अब नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, बस बात खत्म। इनमें कुछ वो जीएसटी वाला चक्कर आ गया है क्या? कुछ नहीं चक्कर आया है, वो एक बार पूरा हैंगओवर जब तक निकलेगा नहीं। शॉप में भी मैं जाता हूँ तो एक्चुअली मैं देखा वहाँ पे, तो जो आदमी पहले लखनऊ को जूता बेच रहा था, आजकल वो वहाँ थाईलैंड का या वियतनाम से कुछ चप्पल आ रहे हैं। जीएसटी इनके फेवर में था यार। वो क्या हुआ ना, जिन्होंने 100 से 150 रुपए का चप्पल कर दिया था अपना। अरे वो बहुत वही कहानी महंगाई वाली ही है इनकी। तो जो लोग इसको बेचते थे, इस स्टॉक को उन्होंने ही बेच दिया, वापस खरीदते थे स्टॉक को उन्होंने बेच दिया, जैसे सौरभ मुखर्जी टाइप। सेल्स क्यों कर रही है लेकिन? हाँ, सेल्स भी तो कर रही है। सेल्स उसी लिए घटी ना। 100 रुपए का चप्पल 150 रुपए का कर दिया तो सेल्स घट गई। अच्छा। तो इन्होंने जब अपना मार्जिन पे प्रेशर आया तो इन्होंने पहले कस्टमर को पास ऑन नहीं किया। जब कस्टमर को पास ऑन किया तो कस्टमर ने खरीदे नहीं चप्पल। इन्वेंट्री कॉस्ट हावी हो गई। तो मतलब अब एक हैंगओवर है कुल मिला के, जब निकलेगा तब निकलेगा। वैक्यूम फिल किया होगा ना किसी में। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाला मामला है तो रोजरी कंपनी का और इसका कम हो जाता है प्रॉफिट, क्योंकि जनता खरीदना बंद कर देती है। बाकी वही सबसे सस्ता चप्पल तो इन्हीं का था। तो देखिए कब होता है। एक बार पावर सेक्टर को भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। पावर सेक्टर को पीयूष जी प्रेजेंटेशन देंगे, पावर सेक्टर को बताएंगे पूरा। नौकरी में करते हैं। पावर सेक्टर जो है वो टाटा पावर के हिसाब से कह रहे होंगे। पावर सेक्टर में क्या है मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। आज की तारीख में इंडिया में जनरेशन हो रहा है 4 लाख मेगावाट जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और जो फोर्सिंग है मतलब इनको जो जरूरत है वो 15 लाख मेगावाट की जरूरत है इकोनॉमी को कंसिस्टेंट वो बनाए रखने के लिए। तो पावर सेक्टर में एज ए होल इनको हेडरूम इनको चालू ना पड़ना है, ताकि उसमें आपका जनरेशन भी बढ़ेगा, ट्रांसमिशन भी बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। जो इनके सप्लायर्स हैं, ट्रांसफार्मर बेच रहा है, जनरेटर बेच रहा है, जो भी जो ऑक्सिलरी बेच रहा है पावर सेक्टर से संबंधित, हर कोई बढ़ेगा। सबके हेडरूम जो है वो 4 गुना बढ़ने के का है, अगले 10 साल में कम हो जाएगा। लेकिन अभी वो देखिए ना, अपर इंडस्ट्री से जो तार बेचती थी, ट्रांसमिशन लाइन बेचती थी। हेलो, हाँ, तो अपर इंडस्ट्रीज देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और उनका क्या है ना, एक्चुअल में उनकी सेल्स बढ़ रही है। और इस कंपनी इस सेक्टर में जितने, अब ऐसे में क्या होता है ना कि जब सेक्टर चलता है तो डूबी हुई कंपनियां भी चल पड़ती हैं। उनको क्या कि थोड़े पैसे की जरूरत होती है, उसमें से रुके होते हैं।
तो उनको भी क्या है कि सब जब चलने लगते हैं तो उनको काम मिल जाता है और एक्चुअल में काम मिलता है, तो उनका जो कैश बुक वगैरह वो चीज ठीक हो जाती है, बैलेंस शीट उनकी सुधर जाती है। तो देखिए यहाँ पे रिलायंस पावर जैसी कंपनी चल रही है, चलने लगी, और तुम्हारा वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, जेपी पावर चलने लग गया, बताइए। हालांकि रिलायंस पावर का मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा, रिलायंस पावर का मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वो जो पावर प्लांट उनके है ना, वो इंडिया के टॉप पावर प्लांट है। एक पावर प्लांट जो है सिंगरौली में ही है, तो जब से वो बना है पिछले 10 साल तो हो ही गए होंगे, 10 साल से वो इंडिया में टॉप कर रहा है वो अपने पीएलएफ में। मतलब जितने के लिए वो डिजाइन था, वो पूरी कैपेसिटी पे 10 साल से लगातार चल रहा है वो प्लांट। इंडिया का बेस्ट प्लांट है, लेकिन कंपनी पूरी डूबी हुई है। डूबी वो कंपनी है अपने फाइनेंशियल कारणों से, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। जिस रेट पे वो उन्होंने बिजली बेच रहे हैं वो रेट उनके लिए सस्टेनेबल रेट नहीं है। और भी लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं और ये सब बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह, इस पे क्या बोलेंगे आप? बैटरी उतनी पे मेरी ज्यादा रिसर्च है नहीं, मेरी स्टडी भी नहीं है, उनका ज्यादा पता नहीं, मतलब कुछ खरीदा भी नहीं है मैंने बैटरी संबंधित। पावर सेक्टर में लेकिन एक इशू जैसे ये रहेगा कि जैसे शुगर में कल हुआ, शुगर में गवर्नमेंट वन फाइन मॉर्निंग आई और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन के जूस का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो पावर सेक्टर रेगुलेटेड है ना हेविली, तो इसमें फायदा जानते हो किसको होगा? इसमें जो सीमेंस जैसी कंपनियां है ना, सीमेंस है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, बीएचईएल है, जितने ओईएम है, हाँ उनको नुकसान नहीं है, वो फायदे में रहेंगे, क्योंकि उनका जो प्राइस होगा वो नहीं घटेगा। जिस रेट पे वो रिले बेचते हैं उसी रेट पे रिले बेचेंगे, टरबाइन जिस रेट पे बेचते हैं उसी रेट पे टरबाइन बेचेंगे वो लोग। बिजली प्रॉब्लम आएगी इसमें जो ट्रांसमिशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, जनरेशन में है, इनको मार्जिन नहीं मिलेगा। नहीं बट मेरा प्रॉब्लम, मतलब मेरा कहना ये है कि अपने पास पैसा इतना कम है कि हम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, कैपिटल और हैवी गुड्स तक पहुँच ही नहीं पाते। हमारा तो उसके पहले टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, अभी जो थीम चल रही एआई की और इसकी उसकी, फिर उसका कंजम्पशन है, बैंक हैं, प्राइवेट बैंक और ये एनबीएफसी, इसी में पैसा खत्म। हाँ नॉलेज के लिए, पर नहीं आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इसमें बहुत, जैसे वो कह रहे हैं अपर इंडस्ट्री है और बहुत सारी ईपीसी वाली कंपनीज हैं, वो एक वो केईआई ने तार वाली है, पॉलीकैब है, पता नहीं किसने, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कमिंस, सीमेंस, सब 4 गुना 5 गुना हो गया ना इस टाइम पे। हाँ तो वही मैं ये पूरा सेक्टर में टर्न अराउंड आया है। पिछले 10-15 साल से काम रुका हुआ था, कुछ हो नहीं रहा था। 2008 या 10 के बाद से पावर सेक्टर में कोई नया काम नहीं हुआ, बड़ा काम जो हो रहा है अब शुरू हो रहा है। बीच में कोरोना आ गया तो काम दोबारा रुक गया था, अब फिर से शुरू हो रहा है, फिर से नई एनर्जी है ये लोगों में। तो पेंटिंग 10-12 साल का पुराना पेंटिंग काम कर रहे हैं, तो जितने जो खराब कंपनियां थी वो भी अच्छा करने लगी सेक्टर में, 4 गुना 5 गुना 6 गुना दे रही सब। अब सोचो जैसी कंपनी देखिए, बताइए कितना वो ग्रो कर गई। हाँ वो तो काफी अच्छी थी भैया। ये कंपनी अच्छी नहीं थी, देखिए ये सब कंपनियां अच्छी नहीं थी, इन सबको समय ने बना दिया। कंपनी ऐसा नहीं है रिलायंस पावर बहुत अच्छी कंपनी, ऐसा नहीं है, जेपी पावर वो सब कंपनियां बेकार ही हैं, लेकिन ये समय इनके लिए फेवरेबल है बस। भैया एक और स्टॉक है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, एचएएल, उस पे क्या व्यू है आपका? एचएएल बोल रहे हैं वो? हाँ भैया भैया कोई व्यू नहीं है मेरा, सेम ही है। एचएएल ये सब क्या ना एक्चुअली टाइम वाले काम है ना, जैसे पावर सेक्टर भी है, डिफेंस, रेलवे, पावर सेक्टर, ये सब समय अभी चला तो सब चल रहे हैं उधर। हाँ तो मोमेंटम स्टॉक पे तो ट्रेड कर सकते हैं ना, मतलब हम लोग उस पे हमारा ये कहना है। इसमें स्टडी ये करनी पड़ेगी ना कि डिफेंस की क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की, वो देखना पड़ेगा। कंपनी मत देखिए आप, ये है कि ये 3 कंपनियों को ये सप्लाई कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं मैं कहने वाला वही, मेरा वही कहना है इसको कर रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, जब ऐसा समय आता है तो कंपनी मत देखिए, फिर ये देखिए कि माहौल क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, सेक्टर को क्या होना है वो देखिए फिर, क्योंकि उसमें तो फिर सारी कंपनियां चलेंगी।
पता चला जो कंपनी उस हॉल को नट बोल्ट सप्लाई कर रही होगी वो भी कंपनी चल जाएगी। अच्छा तो ऐसे भी कंपनियों को देखना है, थोड़ा सेक्टर ही देखिए, सेक्टर अच्छा लगता है मुझे, सेक्टर में थोड़ा डालिए। नहीं ऐसा डिस्कस करने के लिए वो तो वही है भैया, जैसे कह रहे थे कि हम लोग का तो खत्म हो जाता है बैंकिंग में और आईटी में ही खत्म हो जाता है सब कुछ। अगर वो मोमेंटम वो ऑल टाइम हाई बना रहा है 52 वीक्स हाई, तो अपना स्विंग ट्रेड वगैरह ले सकता है बंदा, लेकिन इन्वेस्ट सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? सही बात है। नहीं भैया अभी जैसे वो 3 कंट्रियों को तेजस सप्लाई कर रहे हैं और काफी उनके पास ऑर्डर आए हैं काफी अच्छे अच्छे, और वो हाँ अर्मेनिया को भी सप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा स्टॉक काफी बढ़िया जा रहा है। इसमें मैंने देखा कि न्यूज आ जाती है लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होने बहुत टाइम लग जाता है। अब पता चला कि एयरप्लेन का ऑर्डर किया वो 5-6 साल लगता है, 10 साल लग जाता है उसको डिलीवर होने में। तो जो चार्ट पे क्या शो हो रहा है, चार्ट डिलीवरी परसेंटेज, उससे हमको आइडिया लग जाता है कि क्या चल रहा है स्टॉक में। शेयर तो हमको लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है जितना मतलब बाकी से बढ़े उसके कंपैरिजन में। नहीं बहुत भागा था, देखिए भैया चार्ट बहुत भागा था वो। एक सेकंड, ये HL का चार्ट भैया शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं कर रहा हूँ। अच्छा नहीं इसको मैं वही HL तो हीरो है ना, अभी रुक गया था, ये अक्टूबर से मैं रुक गया था, अक्टूबर के बाद फिर से बढ़ गया एक्चुअली। अक्टूबर तक तो ये आ गया था 1800 पे आ गया था। इसको एक्चुअली मैंने मार्च दिसंबर से मिल गया था 1200 पे, और 2000 में मैंने इसको बेचा भी था 2 रोड के आसपास वही। फिर उसके बाद भी मैं देखा कि बढ़ रहा नहीं था, तो ये मैं देखा नहीं है। 2020 में स्टॉक लगभग 500 रुपए के आसपास था। जिस स्टॉक में न्यूज़ होगी, जिस सेक्टर में न्यूज़ होगी, ऑपरेटर्स अपना काम करेंगे, आप चाहें तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यार मुझे ये लगता है ना कि देखो अभी मेरा पर्सनल व्यू है, जो कंपनी आज अच्छी है वो कंपनी 5 साल पहले भी अच्छी होनी चाहिए थी, 5 और 10 साल पहले भी अच्छी कंपनी होनी चाहिए थी, 20 साल पहले भी अच्छी कंपनी होनी चाहिए थी। वही कंपनी 5 साल बाद भी आगे अच्छी रहेगी और 10 साल बाद भी अच्छी रहेगी। जो हमेशा अच्छी रहती है वही ना हमेशा अच्छी रहती है। जो बच्चा क्लास 1 से लेकर 10 तक लगातार टॉप कर रहा है, 11वीं में भी वही बच्चा टॉप करेगा, है कि नहीं है? नहीं है भी, लेकिन हाँ है भी, लेकिन अब होता है कि अब टाइम वाली भी बात हो जाती है। कोई गिरा हुआ था, कोई बच्चा था वो 60% ला रहा था, और 60 से वो सीधे 70 पे गया, तो 15% का ग्रोथ कर दिया उसने। अब जो आदमी पहले दिन ऑलरेडी 90 पे था वो कितना ग्रोथ कर लेगा बेचारा? हाँ मतलब जैसे कोई कंपनी जैसे कि नेस्ले है, नेस्ले तो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आप HUL बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि तुम अपने पैसा HUL में डालोगे, तो मैं बोलूँगा नहीं डालूंगा। दूसरी बात कि कई जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे नोकिया का जब होना होता है तो एक दिन में हो जाता है, पूरे सब कुछ सिनेरियो ही बदल जाता है। तीसरी बात है कि ऑब्जर्व करो, ये सबसे बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं होता है, HUL से बहुत बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन जैसे गोल्डियम को मैं देख रहा था, गोल्डियम से पतला था, अच्छा नहीं है। हाँ तो मतलब छुपे स्टॉक वहाँ भी हैं, छोटे स्टॉक्स हैं जो कि मतलब बिल्कुल है स्टॉक मार्केट में, इसलिए तो आप पता नहीं कब उसमें ढूंढना ज्यादा पड़ता है। खराब बुल रन में तो खराब कंपनी में अच्छा पैसा बनेगा, जिसके सब कुछ PE ROE ये सब वो सब बहुत अच्छा होगा वो नहीं भागेगी, लेकिन जो लॉस मेकिंग होगी वो तो इतना भाग जाएगी। तो वो तो मतलब सब्जेक्टिव भी हो जाता है, बट आप अपना एक फ्रेमवर्क बना लीजिए और अपने फ्रेमवर्क से पैसा बनाते रहिए बस। बाकी तो जो आपको सही लगे। एंट्री मारा फिर एग्जिट का भी प्लान कर लीजिए आप। हाँ अगर ऐसी कंपनी में लगा रहे हैं तो फिर एग्जिट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब नेस्ले कोई, जैसे हम लोग नेस्ले की बात कर रहे थे, नेस्ले अभी स्प्लिट भी लेके आ रही है, तो सबका इसमें सबका खराब हुआ, लेकिन नेस्ले का नहीं खराब हुआ था, क्योंकि नेस्ले जो जिसको केटर करती है वो लोग तो खरीदते ही रहते हैं, 12, 13, 14, 16, 18। आई थिंक स्टॉक ने भी वैसे ही परफॉर्म किया होगा, लेकिन नेस्ले लेगा कौन कि एक तो 20,000 का स्टॉक है, ये एकदम कंसिस्टेंट।
इसमें वो एफडी वाले लगाते हैं पैसा, जिनको एफडी वाला रिटर्न चाहिए। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट वाला पैसा वो अच्छा मिल जाता है, डिविडेंड रिटर्न मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखें फिर, ठीक है, मना करते करते भी 7:50 तक हम लोग खींच ही दिए। हाँ ओके, थैंक यू।